डबल टीम वर्सेस डबल टीम, जंग में ताकत 1 और 11, किसकी होगी पौ बारह। कमलनाथ जी और मेरे में कभी न विवाद हुआ, न विवाद है, न कभी विवाद रहेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का न केवल सम्मान करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि हम लोग ज़मीन पर कहाँ हैं। दिग्विजय सिंह और या कमलनाथ जी कोई आज के खिलाड़ी नहीं हैं। हमें 40-50 साल हो गए हैं राजनीति में, इसलिए वे प्रयास भी ना करें तो उचित होगा। उपचुनाव से पहले राजनीतिक रिश्तों पर लग रही अटकलों को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने खारिज कर दिया। उन्होंने इस पूरे एपिसोड के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। पूर्व सीएम ने कहा, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। वे और कमलनाथ 2018 की तरह ही उपचुनाव के मैदान में हैं। वे जिन सिद्धांतों को लेकर राजनीति में आए हैं, उनसे कभी समझौता नहीं करेंगे। पहली मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति और नेहरू गांधी परिवार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता, इसमें कोई समझौता मैं नहीं करूंगा। दूसरा, मैं समझौता गरीब, वंचित वर्ग, दलित, आदिवासियों के हक के लिए, मजदूर किसानों के हक के लिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तीसरा समझौता, मैं अपने सर्वधर्म समभाव के मामले में कतई नहीं करूंगा। मैं कट्टरपंथी विचारधारा के विरोध में हूं। मुखरता से बात कहने वाले दिग्विजय सिंह ने उपचुनाव में कमबैक का दावा किया है। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप भी लगाया और दल बदल कानून को सख्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है। ऐसा ही एक पत्र पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखा है, जो बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। देश के अंदर सर्वाधिक दल बदल कराए हैं कांग्रेस पार्टी ने। वो चाहे तो इस विषय पर लिस्ट वो जारी कर दे, हम जारी कर देते हैं कि अभी तक कितनी सरकारें इन्होंने दल बदल के गिराई। और ये क्यों लिखते हैं भाई मोदी जी को पत्र, क्यों लिखते हैं संघ के प्रमुख को पत्र या अमित शाह जी को पत्र या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र? भाई पहले आप अपनी पार्टी के अंदर तो देखो स्थिति क्या है, वहां लिखो। वहां के जवाब से असंतुष्ट हो तो और कहीं लिखो। आखिर में हम ही आपका मार्गदर्शन करें क्या? राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन सिंधिया के खाली स्थान को कांग्रेस कैसे भरेगी, ये बड़ा सवाल है। खास तौर से चंबल ग्वालियर में। दूसरी तरफ बीजेपी में शिवराज और महाराज की जोड़ी के साथ नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और संघ का सपोर्ट तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 2 और 2 5। जो सोचें, जो चाहें वो करके दिखा दें। ये अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब की एक फिल्म थी 2 और 2 5। बॉक्स ऑफिस पे तो बहुत धमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन ये जुमला बड़ा पुराना है, इस फिल्म से भी काफ़ी सालों पुराना। बल्कि आप कह सकते हैं कि बहुत प्राचीन कहावत है ये कि 2 और 2 5। मतलब ये है कि 2 और 2 4 तो हैं, लेकिन यहाँ ताकत इतनी है कि वो 2 और 2 5 हैं। 2018 में ये 2 और 2 5 नहीं थे, ये 3 और 3 7 कहें, या ये कहिए कि एक त्रिमूर्ति थी जो कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण और लकी साबित हुई। और उस त्रिमूर्ति का एक चेहरा अब कांग्रेस के साथ नहीं है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि वो बीजेपी का हिस्सा है। यानी उधर भी 2 और 2 5 हैं। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जोड़ी 2 और 2 5 करेगी या इधर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी करेगी, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह पुरजोर ये बात कह रहे हैं कि कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हम 40-45 साल के खिलाड़ी हैं राजनीति के और हम ये गलती नहीं करेंगे। रिश्ते अच्छे रहे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। यानी इतना तय है कि कांग्रेस से सिंधिया जी भले ही निकल गए हैं और वो बीजेपी का हिस्सा हैं, लेकिन यही जोड़ी उपचुनाव में कांग्रेस के लिए काम कर रही है और कांग्रेस के लिए अगर कोई उम्मीद की किरण है तो यही जोड़ी है। आज एक बार फिर इस मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक ऋषि पांडे जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतना से कांग्रेस के सीनियर, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं।
और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त नेता और एक स्पोर्ट्स लविंग पर्सनैलिटी अरुणेश्वर सिंहदेव जी। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। ऋषि जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम शुरुआत करके आगे बढ़ते हैं। किस तरह देखते हैं आप, दिग्विजय सिंह जी ने साफ तौर पर कहा ना कोई दरार थी, ना है, ना रहेगी, ना देखने वालों को कभी नसीब होगी। किस तरह आप देखते हैं, जोड़ी वही है, नतीजे क्या वही ला पाएगी? देखिए, पिछले 2-3 महीने का मंजर देखे शरद जी, तो राजनीति पूरी 360 डिग्री से बदल चुकी है। हम विधानसभा चुनाव 2018 के मुकाबले आज की स्थिति पे हम गौर करें तो बिल्कुल आप देखेंगे कि मैदान तो वही है, अमूमन खिलाड़ी वही है, लेकिन टीम बदल चुकी है। जो टीम पहले जो ओपनिंग बैट्समैन वहाँ पर थे, जो कांग्रेस की एक तरीके से ताकत माने जाते थे, वो अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो बीजेपी को वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को सिंधिया जी के आने के कारण बीजेपी का कोई बहुत बड़ा बहुत ताकत बढ़ेगी, ये मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस की ताकत जरूर घटेगी। किसी के जुड़ने का लाभ हम भले ही ना देखें, लेकिन किसी के टूटने का लाभ किसी कांग्रेस की तरफ जरूर हमको देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, सिंधिया जी पिछले कई सालों से परंपरागत रूप से कांग्रेस के, मतलब परंपरागत रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े महाराज मतलब जो माधवराव सिंधिया जी से लेकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक एक पूरी परंपरा थी जो कांग्रेस के साथ थी। वो कांग्रेस उस पूरे एरिया में ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति को यदि हम नज़रें डालें तो वहाँ पे पूरी कांग्रेस की जमावट सिंधिया परिवार के हिसाब से, मतलब कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया जी के हिसाब से हुई है। जो पद मिले हैं, जो मंत्री पद मिले हैं, जो विधायक बने हैं, जो जितने भी कांग्रेस में महत्वपूर्ण चीज़ें हुई है वो सिंधिया जी की पसंद से हुई है जी। इवन नियुक्तियां भी जब राजनीति के अलावा हम प्रशासन पे भी देखें तो उसके कारण कांग्रेस का जो वर्कर है वो डायरेक्टली सिंधिया जी से ओब्लाइज्ड है। तो उसका असर जरूर कांग्रेस में एक रिक्तता रहेगी कांग्रेस को। और वो रणनीति बनाने से लेके कैंडिडेट, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल सही बात करें कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और ये खेल उनके लिए कोई नया नहीं है। लेकिन जो पिच है ना शरद जी, उस पिच के जो महारथी हैं वो अब उनके साथ नहीं होने की वजह से ये कांग्रेस को दिक्कत तो झेलना पड़ेगी। बड़ी चुनौती है। मैं सिंहदेव साहब की तरफ चलूंगा। सिंहदेव साहब, बहुत अच्छे से आप दोनों नेताओं को समझते हैं और ख़ासतौर से दिग्विजय सिंह जी के साथ तो आपका बहुत पुराना संपर्क और संबंध रहा है और बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहा है और एक पारिवारिक संबंध रहा है जिसके आप बहुत गहराई से साक्षी रहे हैं। क्या ताकत आप देखते हैं अगर सिंधिया जी अलग हुए हैं? एक त्रिमूर्ति थी जिसने साथ साथ चलकर 2018 में कांग्रेस को सरकार बनाने के बिल्कुल नज़दीक ही नहीं पहुंचाया, सरकार बन ही गई आपकी, 1.5 साल चली भी। किस तरह आप देखते हैं दिग्विजय सिंह का ये कहना कि हम साथ हैं, रहे हैं इसके पहले और रहेंगे, कितना अंतर पैदा करेगी ये जोड़ी उपचुनाव में आपके लिए, कांग्रेस के लिए? जी सिंहदेव साहब जी। सबसे पहले द्विवेदी जी आपको प्रणाम, पांडे जी को प्रणाम, तिवारी जी को प्रणाम, हमारे सारे श्रोताओं को प्रणाम जी। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति जी छोटे से राजनीतिक शुरुआत से आए हैं। राघोगढ़ की नगर पालिका से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की जी, और यही कारण है कि उनका वर्कर में कनेक्ट और वर्कर से डायरेक्ट जो रिलेशन। सर, अगर आपका फोन आपके करीब हो तो मैं कहूँगा उसको या स्विच ऑफ कर दें या दूर रख दें सर जी, उसका डिस्टर्बेंस हमें मिल रहा है जी। जी आप अपनी बात कहते रहे तो जी। मैं ऐसा मानता हूं कि सिंधिया जी के जाने से एक बहुत अच्छे कांग्रेस के लीडर का हम लोगों को नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन लीडर्स आते ही जाते हैं, संगठन बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है, कार्यकर्ता सबसे बड़ा होता है जी। तो हमारे कार्यकर्ता वही है और जहां एक और उनके जाने से कुछ, जैसा हमारे विद्वान साथी ने बताया कि कुछ इस तरह के नुकसान होंगे तो कुछ दूसरे तरह के फायदे भी होते हैं, क्योंकि जब एक नेता से जुड़े हुए कुछ लोग फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो वहां उनकी वजह से दूसरे लोग काम नहीं कर पाते हैं या काम नहीं करते हैं या कम काम करते हैं, वो अब एक्टिव हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि नेता से बड़ा संगठन और पार्टी होती है
तो उस मामले में तो हमारी स्थिति ये है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश को बहुत बहुत गहराई से जाना है। मध्य प्रदेश के वर्कर से उनका बहुत गहरा रिश्ता है और वो जो बात कह रहे हैं उस बात को हमको बिल्कुल मानना चाहिए कि ये जोड़ी जो है कमलनाथ जी के नेतृत्व को सामने रखते हुए ये जोड़ी जो काम करेगी कांग्रेस के लिए, ये वही रिजल्ट लाएगी जो वो कह रहे हैं। और अभी जो माहौल है वो भी कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें इनके पक्ष में मुझे स्थिति दिखती है। चलिए, तो सिंहदेव साहब बहुत आशान्वित हैं कि ये जोड़ी कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। शुभकामनाएं इसके लिए। तिवारी साहब की तरफ मैं चलूँगा। बड़ी मंद स्मित मुस्कान के साथ वो टिप्पणीकार ऋषि जी को और अरुणेश्वर जी को सुन रहे थे। क्या कहेंगे तिवारी जी? एक खास टोन है उनका, विंध्य का पगा हुआ, ऊंचे स्वर में सप्तम सुर लगाकर एक बड़ी मधुर वाणी है उनकी। बड़ा आनंद आता है उनको सुनने में। जी तिवारी साहब कहिए। विधि जी, आप मुझे बोलने से रोक रहे लगता है इशारे से। नहीं सर, कतई नहीं, मैं कहाँ रोकूंगा सर जी। अच्छा, दूसरा निवेदन ये था छोटा सा जी कि मेरे नाम के नीचे जो आ रहा है पूर्व सांसद आ रहा है। बिल्कुल, मैं ठीक कराता हूँ सर। उसे पूर्व विधायक करवा जी देते। जी, हो सकता है कुछ भविष्य में झांक लिया हो भाई लोगों ने। जी आप चलिए। सबका आशीर्वाद, आप जी सबका आशीर्वाद। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं पहले अपने दोनों मित्रों को आपको प्रणाम करता हूँ जी और दोनों ने कमोबेश बात जो कही है जी आदरणीय ऋषि जी ने कही, तो ये भी सच है और इसे सिंहदेव साहब ने भी माना है कि ज्योतिरादित्य को खो करके उन्होंने कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण और बड़ा नेता, जी जनाधार वाला नेता उन्होंने कहीं न कहीं किसी कारण से खो दिया है। जी। अब जब ये बात वो स्वयं कह रहे हैं, इस बात के पृष्ठभूमि में वो कह रहे हैं कि जो गुट एक्टिव नहीं होते महल के कारण, ज्योतिरादित्य जी के कारण, कुछ कांग्रेस के लोग पिछले 25-30 वर्षों से और ढीले पड़ गए थे, ठंडे हो गए थे, सुप्तावस्था में थे और इस कारण से वो सारे लोग सक्रिय हो जाएंगे। जी। मैं सोचता हूँ चलती ट्रेन जो पटरी पे है और जो यार्ड में खड़े हैं डब्बे, जी, उनमें बहुत अंतर होता है। ये दिग्विजय सिंह जी के बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं। सिंहदेव जी ने कहा है कि बहुत गहराई से मध्य प्रदेश को जानते हैं। वो निश्चित रूप से 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जानते हैं। पर मैं इतना ही कहूंगा कि ये चली हुई कारतूस है साहब, ये खोखा है, अब इनमें बारूद नहीं बचा है। और ग्वालियर चंबल संभाग में तो अगर भाजपा के लिए कोई चुनौती थी जी, तो बची खुची चुनौती, भाजपा ने अपना काम भी खड़ा कर लिया था, भाजपा ने अपने नेता खड़े कर लिए थे और उन नेताओं का सबका नाम आप जानते हैं, माननीय नरेंद्र सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ये सारे लोगों के कारण भाजपा। जी, मुझे लगता है कि आज कुछ व्यवधानों का समय है। एक के बाद एक हमारी टेक्निकल टीम देखेगी। तिवारी जी, आपको अभी हम सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ है। एक छोटी टिप्पणी, आपकी टिप्पणी पर मैं सिंहदेव साहब की टिप्पणी लेकर फिर ऋषि जी की तरफ लौटूंगा। सिंहदेव साहब, आपने सुनी क्या बात कही? तिवारी साहब लगभग अपनी बात पूरी कर चुके थे। क्या आप देखते हैं और क्या कहेंगे आप? जी जी जी, सिंहदेव साहब भी जी। पर उनके तथ्यों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो? बिल्कुल आ रही है जी। तो जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति में कभी कोई भी पुराना नहीं होता, या जिस तरह से इन्होंने उसको बताया कि चला हुआ कारतूस, ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। मतलब मैं तो बहुत पुराने बड़े बड़े नेताओं को देखा, इंदिरा जी को देखा, जब लोग कहते थे वो खत्म हो गई, 2.5 साल बाद वापस आ गई। फिर अटल जी जो चुनाव हारे ग्वालियर हमारे मध्य प्रदेश से, वो आगे जाके प्रधानमंत्री बने। तो ये बात तो राजनीति में कभी फिट नहीं होती, क्योंकि राजनीति में अगला क्षण क्या होने वाला है, अगला पल क्या होने वाला है, ये कोई जानता नहीं है जी। जहां तक अभी के वर्तमान के माहौल की बात है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो मैं एनर्जी लेवल्स देख रहा हूं, जो उनमें मैं एक जोश देख रहा हूं,
और जो एक उनको अभी अपने कार्यकर्ताओं में जो टीम वर्क में देख रहा हूं, ये जो दो हमारे सीनियर्स हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इनके मार्गदर्शन में जो युवाओं की टीम इकट्ठा हुई है जी, इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। और अगर इनको लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये कुछ कहना नहीं चाहते, फिर भी ये कहना चाहते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, तो सबसे ज्यादा विरोध अगर मैं बीजेपी की तरफ से किसी नेता का होते देखता हूं तो वो दिग्विजय सिंह जी का ही है। तो कुछ तो होंगे कि उनका नाम लिए बिना काम नहीं चलता। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी से जब बंसल न्यूज की बातचीत हुई, कहना चाहता हूँ, बिल्कुल तिवारी साहब, मैं बात जी बोल लीजिए, अच्छा आप बोल लीजिए जी। अगर इसमें संतोष है जी कि बदनाम हुए तो क्या नाम न होगा, जी, वो तो सच है जी, कि दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा रहेगी। दिग्विजय सिंह जी नेता भी रहेंगे, उनके समर्थक भी रहेंगे। ज्योतिरादित्य को कांग्रेस छोड़ने के लिए जो दिग्विजय सिंह ने साजिश करके षड्यंत्र किया, उसकी वजह ये थी कि दिग्विजय सिंह जब तक रहे तब तक रहे, आगे जयवर्धन सिंह का भी रास्ता साफ हो जाए और कमलनाथ का भी काम समाप्त हो जाए और सबको लगे कि दिग्विजय सिंह ही मध्य प्रदेश में नंबर 1 के बारगेनर है, जो अपनी पार्टी को भी बारगेन कर सकते हैं और अपना छत्र बनाए रख सकते हैं। पर मन की सोची होती नहीं, मन की सोची नहीं होती हो तो भोपाल से लोकसभा लड़ गए थे जी, और उस समय चर्चा आई थी कि कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को निपटाने के लिए लड़ा दिया। मैं इन बातों को मानता नहीं हूँ, पर मैं एक बात अंत में कहता हूँ कि अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं तिवारी साहब, बचा लेकिन है। आप बहुत सीजन लीडर हैं, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि साजिशों पर किसी एक दल का नाम नहीं लिखा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में होने वाली चीज़ साजिश है और बीजेपी में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन अंतर बहुत है। लेकिन ये राजनीति है, इसीलिए वो बड़ा खूबसूरत शेर है, आपकी नज़र कर रहा हूँ मैं, हालांकि वो दुश्मनों से जुड़ा है, लेकिन मैं यहाँ राजनीति की साजिशों के नाम करता हूँ कि साजिशों से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का या साजिश करने वालों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो जी, राजनीति तो यही है। शिवराज सिंह की किस्मत संवर गई ना जी, आखिर बीजेपी की संवर गई। विंध्य के साथ ही क्यों अन्याय हो रहा है साहब? आखिर तिवारी साहब हैं, बड़ा गोला बारूद है, अभी भरे हुए हैं गोला बारूद से। किसी और भी पद के लिए हो सकते हैं, लेकिन अब ये प्रतिस्पर्धा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या कहूँ मैं। ऋषि जी, आप किस तरह देखते हैं ये जो ताकत है दोनों नेताओं की? कमलनाथ चुपचाप रहते हैं, वो रणनीति बनाते रहते हैं और किसी कॉरपोरेट लीडर की तरह कागज़ पलटते रहते हैं, यहाँ का अपडेट क्या आया, यहाँ की सर्वे रिपोर्ट क्या बोल रही है, ये लड़का क्या निकाल लेगा क्या सीट, चलो मैं इसके साथ भी बैठता हूँ। और दिग्विजय सिंह जी ज़मीनी सच्चाई, राजनीति की हकीकत और बीजेपी के नेताओं से भी उनके, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के शायद वो मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं कांग्रेस के, जिनके अगर वो तिवारी जी को भी कोई फ़ोन करें क्षमा सहित, तो तिवारी जी यही कहेंगे कि हाँ जी बताइए। ये रिश्ता उन्होंने बनाया है। सुंदरलाल पटवा के यहाँ वो भोजन करने जाते थे, बाबूलाल गौर तो ये कहते ही थे कि कृष्ण है कृष्ण, गले लगो तो आधी ताकत उनके पास चली जाती है। क्या कहेंगे आप? जी, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के एक वो सशक्त राजनेता हैं जिनकी संगठन पे पकड़, कांग्रेस की बात करूं मैं, सबसे मजबूत है। उसकी वजह ये है कि वो 10 साल तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके पहले उनको 2 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी मिला। और ये वो दोनों बार वो टर्म था, एक बार जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक पूरा पीढ़ी परिवर्तन के लिए राजीव गांधी ने एक युवा के तौर पर दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी थी, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ से एक यात्रा की भी शुरुआत की थी। वो बड़ी चर्चित रही थी। और दिग्विजय सिंह का चूंकि नेटवर्क, संगठन को खड़ा करने का जो उनका नेटवर्क था, उसी की वजह शरद जी आपने भी वो यात्राएं कवर की होगी। जब मुख्यमंत्री के तौर पे वो ग्राम संपर्क अभियान चलाते थे और हेलीकॉप्टर से किसी भी गांव में अनायास उतरते थे, तो कई बार ऐसी खबरें पढ़ने को मिली है, एक आध बार का तो हम भी उसके साक्षी रहे कि किसी भी गांव में उनका कोई एक ऐसा परिचित निकलता था जिसको वो नाम से पहचानते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण गुण है जो कि आमतौर पे राजनेताओं को नहीं होता, वो लोगों को नाम से पहचानते हैं। ये उनकी ताकत है, क्योंकि मैं भी गया उनके साथ 1-2 बार, तो वो अपनी पार्टी के विधायक के बजाय बीजेपी के विधायक का हालचाल ज्यादा पूछते थे। बिल्कुल,
जी। और यही वजह है कि जी। बीजेपी में भी जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के विधायकों को भरपूर समय देते थे और उनके काम भी काफ़ी होते थे, इसमें कोई शक नहीं। पर यहाँ यदि कमलनाथ के से उनकी तुलना करें तो मुझे कोई तुलना ही नहीं नज़र आती, क्योंकि कमलनाथ एक जिसको कहेंगे कि कारपोरेट कल्चर के लीडर हैं और दिग्विजय सिंह जमीनी नेता है। उनका पूरा जो ध्यान है वो रणनीति बनाने में है। हालांकि वो रणनीति खुद की सरकार बचाने के मुद्दे पे फेल हो गई है, ये अलग बात है, लेकिन कमलनाथ की एक अलग उनका एक विज़न है। वो मध्य प्रदेश को जिस तरीके से आगे ले जाना चाह रहे थे, जिस तरह काम करना चाह रहे थे, यदि उनको 5 साल मिलते तो हो सकता है कि वो उनका विज़न सामने आता, लेकिन वो आधा अधूरा ही उनका विज़न रह गया। ख़ास तौर पे इंडस्ट्री सेक्टर में हमने देखा कि जिस तरीके से उनके संपर्कों का वो मध्य प्रदेश में उपयोग कर रहे थे, पर वो सब चीज़ें अब चूँकि वो भूतकाल हो गया और अतीत को ज़्यादा याद करने से कुछ मतलब नहीं है। हम अभी बात करें कि इस चुनाव में जो 24 उपचुनाव हैं उसमें ये जोड़ी कितनी कारगर होगी, ये जोड़ी कितना करेगी, पर तब संभव है जब इनका तालमेल बेहतर होगा। हाल फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां दिख रही है, उसको देख के लगता नहीं है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा सहज और सब कुछ बहुत ज़्यादा सामान्य है। सिंहदेव साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास, फिर मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी तिवारी साहब से भी लेने का प्रयास करूंगा। ताकत क्या है कांग्रेस की, अगर मैं बाई इलेक्शंस को मानूं? ये दोनों नेता तो आपके साथ हैं, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में मुझे जवाब देने के लिए आग्रह करूंगा आपसे। जी देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जो कांग्रेस से लोग अलग होके गए हैं, उनके खिलाफ जो एक माहौल बना है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जोश में है कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी दोनों ने बहुत लंबी और गहरी राजनीति मध्य प्रदेश में की है। पांडे जी की बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन कमलनाथ जी भी ग्रास रूट तक जुड़े हुए हैं और उनको अपने गांव के आदमी का, अपने सारे मध्य प्रदेश के लोगों का पूरा डेटा संपर्क के साथ मिलना जुलना भी है। उनके तरीके अलग हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ा अलग अलग तरीके से अलग लोग मिलते हैं, लेकिन ये जोड़ी युवा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छे नतीजे लाएगी। जी तिवारी साहब, आपकी ताकत, यही सवाल मैं आपकी तरफ ले जा रहा हूँ। शिवराज जी आपके साथ हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब आपके साथ हैं, लेकिन उसके साथ कुछ न नज़र आने वाले लोगों की चिंता, उनका गुस्सा, उनका कहीं ना कहीं ये भी कि साहब हमसे अब कहा जा रहा है कि जिनके साथ पिछला चुनाव लड़ा उन्हीं के साथ उनका झंडा लेके चलो, ये भी एक भाव आपके साथ है जो बहुत महत्वपूर्ण भाव है राजनीति का। जी बिल्कुल, आपकी बात जो है मैं समझ पा रहा हूँ, पर इन दो नामों के साथ साथ एक नाम और अगर अपन जोड़ लें जी, जो इस समय पूरे देश के आम आवाम का और चहेता नाम है, वो है नरेंद्र मोदी जी। ठीक बात है। और नरेंद्र मोदी जी को नाम को दूर करके और शिवराज जी या ज्योतिरादित्य जी को आंकलन अगर मध्य प्रदेश में ही करना है, तो आप एक बात देखिए कि ज्योतिरादित्य और शिवराज जी ये इतने दोनों मेहनती हैं। पिछले कांग्रेस और बीजेपी के 18 के चुनाव में जितने कार्यक्रम ज्योतिरादित्य जी ने कांग्रेस के लिए किए, जितनी सभाएं और जितनी एनर्जी, ऊर्जा और चेहरे में जो आम आदमी के आकर्षण जिस चेहरे पर था, तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो ज्योतिरादित्य जी पर अधिक था। कमलनाथ जी बहुत समझदार हैं, योग्य हैं, वरिष्ठ हैं। उनका, जैसा कि ऋषि जी ने कहा, औद्योगिक क्षेत्र में उनका अपना एक संपर्क है, वो बड़े उद्योगपति हैं। पर आम आदमी पे आज भारतीय जनता पार्टी की छाप है। आम आदमी के दिमाग में नरेंद्र मोदी और शिवराज का चेहरा है, और पर्टिकुलर ग्वालियर और चंबल संभाग में अपन दिग्विजय सिंह को अति महत्वपूर्ण मानते हैं, कमलनाथ जी को भी मानते हैं, पर मैं नहीं सोचता हूं कि ये न्याय है। वहाँ ज्योतिरादित्य और महल का अपना महत्व था, है, रहेगा। ये उपचुनावों में ये बिल्कुल 24 सीटें जीतनी, नतीजे बताएंगे, लेकिन आपने ये महत्वपूर्ण नाम लिया, ये ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और 2013 से ये माना जा रहा है, 2013, 18 और 18 के बाद जो 19 का लोकसभा चुनाव था, उसने तो बताया भी कि नरेंद्र मोदी एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश की सियासत के लिए भी, कि प्रभाव ये था कि सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में आई और
वो भी छिंदवाड़ा की सीट थी जो अपराजेय मानी जाती रही है। तो ये एक चेहरा और आप मानिए मध्य प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का, जिसकी काट ढूंढनी होगी कांग्रेस को। तो देखते हैं, दो सीनियर लीडर्स, आप बेशक कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत के सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, और इनकी साख भी इस बार दांव पर है, क्योंकि बहुत सारी बदली हुई परिस्थितियों में दोनों फिर उतरेंगे। इनकी जोड़ी फिर रन बनाने की कोशिश करेगी। इस उपचुनाव में कितनी कामयाब होगी, कितनी कारगर होगी, ये नतीजे बताएंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों पैनलिस्ट का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।